हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 13, 14 और 15 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। साथ ही साथ ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम, रेलवे एग्जाम या अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज के बारे में। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पूरी वीडियो का कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है। साथ ही साथ आप चाहे तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ आपको स्टडी आपके साथ नाम का टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाने वाली है, तो आप वहां से इसे डाउनलोड या एक्सेस कर सकते हैं। बात करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज हाल ही में बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है, सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जैसे ही ये आता है तो आपको बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाना है। मैं सिंपल वे में अगर सीएए के बारे में बताऊं तो ये पर्टिकुलर जो एक्ट है, ये कानून है जो कि इम्प्लीमेंट हो चुका है हमारे भारत में स्पेशली किन-किन समुदाय के लोगों के लिए और क्या-क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें आपको जानना ये ज़रूरी है कि ये नागरिकता संबंधी कानून है। यानी किसी भी बाहर देश के, यानी भारत में रहने वाले लोगों के लिए नहीं, बाहर से आने वाले, अन्य फॉरेन कंट्रीज़ से आने वाले लोगों के लिए क्या-क्या कानून होंगे, किस तरह से उन्हें हमारे देश यानी भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, इससे संबंधित ये कानून लाया गया है। विवाद और चर्चा में क्यों रहा, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। चलिए, बात करते हैं सीएए इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन से पहले सीएए, फुल फॉर्म ध्यान रखना है, सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हिंदी माध्यम वाले ध्यान रखेंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम हमारे देश में लागू हो चुका है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 1955 55 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने के लिए 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। अब सबसे पहली बात, क्या इसके पहले कोई कानून नहीं था? तो इसके पहले यानी कि अभी क्योंकि लागू हुआ है, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया सीएए हमारे पूरे भारत में लागू हो गया। क्या इसके पहले कोई नागरिकता संबंधी कानून नहीं था? बिल्कुल था। सीएए, सिटीजनशिप सिटीजनशिप एक्ट उसे बोला जाता था, सिटीजनशिप एक्ट 1956। 1956 में ऑलरेडी जब हमारा देश आजाद हुआ और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद ये कानून आया। लेकिन बाद में इसमें कुछ चेंजेस किए गए। चेंजेस कब किए गए भाई? चेंजेस किए गए यानी बदलाव वर्ष 2019 में। ये प्रस्ताव रखा गया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जी के द्वारा, जिसमें हमने आपको बताया कि संशोधन के लिए 11 दिसंबर 2019 को ये पारित किया गया था। एज इट इज आपको ध्यान रखना है। और 2019 में के बाद अब 2024 में इसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? इम्प्लीमेंट यानी कि लागू कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। ठीक है? फिलहाल सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। केंद्र आवेदनों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप सीएए 2019 भी लॉन्च करेगा। यानी कि सीएए के तहत नागरिकता के लिए अगर किसी व्यक्ति को आवेदन करना है तो उसके लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ इसका एक ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा इस संशोधन ने हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों को फास्ट ट्रैक भारतीय नागरिकता देने की अनुमति दी, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले डर धार्मिक उत्पीड़न के कारण पड़ोसी मुस्लिम बहुल देशों स्पेशली पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भाग आए थे। उन्हें 5 वर्षों में यानी 11 वर्ष से पहले फास्ट ट्रैक भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। क्या हो रहा है भाई? बात आपको समझनी है कि ये जो पर्टिकुलर संशोधन है, इस पर्टिकुलर संशोधन ने क्या किया है, तो आपको जानना ज़रूरी है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले स्पेशली कहाँ से आने वाले लोग? तो पड़ोसी पड़ोसी मुस्लिम बहुल देशों स्पेशली पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो भाग आए थे। किस कारण से भाग आए थे भाई पड़ोसी देशों से? तो धार्मिक उत्पीड़न के कारण कारण। कौन-कौन भागेगा भाई? ऑब्वियस सी बात है कि मुस्लिम बहुल देश है हमारे पड़ोसी मुल्क। कौन-कौन से भाई? एक है आपका एक है आपका पाकिस्तान दूसरा है आपका अफगानिस्तान और तीसरा है बांग्लादेश।
बांग्लादेश, इन तीनों देशों से जो भी व्यक्ति धार्मिक उत्पीड़न के कारण हमारे देश में आ गए थे। अब वो कौन से लोग होंगे, कौन से समुदाय के लोग होंगे? वो हिंदू हो सकते हैं, स्पेशली वो हिंदू हो सकते हैं, 1 सेकंड, वो हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं या ईसाई हो सकते हैं। तो ऐसे ही लोग तो वहाँ से यानी कि मुस्लिम बहुल कंट्रीज़ से यहाँ पर आएँगे। ठीक है? तो उन्हीं व्यक्तियों को स्पेशली जो 31 दिसंबर से 2014 के पहले आ गए थे, उन्हीं लोगों को पार्टिकुलरली नागरिकता प्रदान करने का काम ये पर्टिकुलर सीएए करेगा, है ना? किस तरह से नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है और सीएए 2019 जैसा एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। इसमें आपको कहीं भी एक चीज़ नोटिस करने को नहीं मिलेगी, वो है मुस्लिम। मुस्लिम। मुस्लिम वर्ड आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है? यही पर्टिकुलर संशोधन किया गया है। फिलहाल यही बातें इंग्लिश में हैं। अब क्या आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं सीएए के अगेंस्ट में, तो वो भी जान लेते हैं। प्रदर्शनकारियों ने यह तर्क दिया है कि संशोधन मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है और संविधान में निहित समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। यानी कि कुछ प्रदर्शनकारी हैं जिनका यह मानना है कि उनके साथ स्पेशली मुसलमानों के साथ ये भेदभाव कर रहा है ये संशोधन और संविधान में निहित समानता का अधिकार यानी कि जो भी बात करते हैं आप राइट टू इक्वालिटी की उसका ये उल्लंघन करता है। कुछ लोग तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार जैसे क्षेत्रों से भी सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों के बहिष्कार पर भी सवाल उठाते हैं। सिंपल सा है, आपको ध्यान रखने की इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब आया है ये इंपॉर्टेंट है। तो सीए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, नागरिकता अधिनियम 1956 का है, उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि अमेंडमेंट यानी कुछ संशोधन करके आया, कब? वर्ष 2019 में। तो वर्ष 2019 में और वर्ष 2024 में इसे लागू कर दिया गया है एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है। बस इतना आप ध्यान रखें, क्या-क्या चीज़ें हैं, किन-किन लोगों के लिए है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि नॉन मुस्लिम स्पेशली आप ऐसे याद रखें, नॉन मुस्लिम्स जितने भी हमारे पड़ोसी देशों से आए हैं, उन उनको भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट लाया गया है। चलिए, बात करते हैं क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। इसे जानने की ज़रूरत आपके लिए नहीं है, आप चाहें तो फिर भी पीडीएफ में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है? चलिए, बात करते हैं अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है बीजेपी नायब सिंह सैनी इज़ हरियाणा न्यू चीफ मिनिस्टर। हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री का नाम आपको ध्यान रखना है। कहाँ के हैं भाई? हरियाणा के। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ध्यान रखना है आपको नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी। ठीक है? एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के अब नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। चलिए, फिलहाल बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। मनोहर लाल खट्टर इसके पहले मुख्यमंत्री थे। मनोहर लाल खट्टर और उनके कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे सौंपने के कुछ घंटों बाद ही हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और ओबीसी नेता नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आम चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर मतभेदों के बीच भाजपा और जननायक जनता पार्टी का सत्तारूढ़ गठबंधन टूट गया है। नायब सैनी कुरुक्षेत्र सीट से लोकसभा सांसद हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ दिलाई है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? सिर्फ आपको ध्यान रखना है नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। शपथ किसने दिलाई है? तो राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। एज इट इज आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। अगर बात करें हरियाणा के बारे में तो यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, चंडीगढ़ जिसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1966 में किया गया। स्टेट एनिमल है यहाँ का ब्लैक बक, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन, स्टेट ट्री है पीपल और स्टेट फ्लावर है लोटस। ठीक है, ये कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। आपको हाल ही में मैंने प्रीवियसली एक बात बताई थी कि नए इलेक्शन कमिश्नर स्पेशली नए इलेक्शन कमिश्नर की जरूरत थी और उसी वही काम हुआ कि सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार जी को नया इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया। पहले इलेक्शन कमिश्नर आप सभी को ध्यान रखना है वो है सुखबीर 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 संधू और दूसरा ध्यान रखना है आप सभी को ध्यान रखना है ज्ञानेश कुमार। ये पर्टिकुलर नाम आप सभी को ध्यान रखना है, ये है इलेक्शन कमिश्नर। अगर आपसे पूछ लिया जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है
राजीव कुमार जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिनकी इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फिलहाल बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिति के सदस्य और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाले पैनल के द्वारा पंजाब से सुखबीर सिंह संधू और केरल से ज्ञानेश कुमार को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नामित किया गया है। 14 फरवरी को अनूप चंद्र पांडे के सेवानिवृत्त होने और अरुण गोयल जी के अचानक इस्तीफे के बाद ये रिक्तियां आई थी। यानी कि इसके पहले कौन थे, तो आपको नाम ध्यान रखना है, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल दोनों। अनूप चंद्र पांडे रिटायर हो चुके थे और अरुण गोयल जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस वजह से ये रिक्तियां आई और नया अपॉइंटमेंट किया गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। हालांकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बहुत सारी स्टैटिक इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन कुछ फिर भी रह गई होंगी, इसलिए आज के सेशन में वो सारी चीजों को भी हम लोग कवर कर लेंगे। फिलहाल बात करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है 25 जनवरी 1950 को इसका फॉर्मेशन किया गया और 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑलरेडी मैंने बहुत बार या स्पेशली 2-3 बार बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अब याद हो गया होगा। ठीक है? इसके अलावा किस आर्टिकल में ये मौजूद है, तो आपको एज़ इट इज़ पता होना चाहिए 324 से 329। 329 स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे तो 324 और 324 से 329 तक में सारी चीज़ें, यानी इलेक्शन कमीशन क्या-क्या काम करेगा, क्या उसकी शक्तियाँ होती हैं, सारी पावर्स के बारे में, क्या वो काम करता है, स्ट्रक्चर स्पेशली सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो 324 से 329 आपको ध्यान रखना है। पार्ट कौन-सा है भाई? तो संविधान की, यानी भाग भाग 15 में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त था, यानी आप सभी को अगर पहले से पता ना हो तो मैं आपको बता दूँ, इसके पहले यानी बहुत जब स्टार्टिंग में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था, तब सिर्फ एक चुनाव आयुक्त ही होता था। लेकिन बाद में चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। क्या-क्या स्ट्रक्चर होता है? स्ट्रक्चर भी मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, फिर भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यानी पहले अगर बात करें तो सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होता था। सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होता था। लेकिन बाद में 1989 में इसमें कुछ संशोधन किए गए और संशोधन करके स्पेशली ये बहुनिकाय बन गया, बहुसदस्यीय निकाय बन गया और इसमें अब अगर बात करें तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं। यानी यह 3 मेंबर बॉडी है, ध्यान रखना है। 3 मेंबर बॉडी है। 3 मेंबर बॉडी है। ठीक है? इसके अलावा चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्त यदि कोई हो जिनकी संख्या राष्ट्रपति समय-समय पर तय कर सकते हैं, से मिलकर बनने वाला है। वर्तमान में सीईसी और 2 मुख्य चुनाव आयुक्त अभी शामिल हैं, यानी अभी कितने मेंबर की बॉडी है ये? 3 मेंबर बॉडी है, एज़ इट इज़ आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं इनके अपॉइंटमेंट के बारे में। हाल ही में ये बहुत चर्चा में रहा है, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट की जब हम लोग बात करेंगे तो ये सीईसी और अन्य ईसी, है ना? सीईसी और अन्य ईसी यानी इलेक्शन कमिश्नर नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि अधिनियम 2023 द्वारा शासित है। यानी 2023 में एक स्पेशली कुछ चेंजेस किए गए, उन चेंजेस के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। इस अधिनियम ने चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और व्यवसाय कालीन अधिनियम 1991 को दिया। सीईसी और ईसी की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। क्या ये इनमें से क्या-क्या इंपॉर्टेंट है? मैं आपको बताता हूँ। अपॉइंटमेंट कौन करेगा भाई? यानी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेंगे प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। किसकी नियुक्ति करेंगे भाई? सीईसी और ईसी की नियुक्ति करेंगे। प्रेसिडेंट नियुक्ति तो करेंगे, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पर? तो रिकमेंडेशन किसकी होनी चाहिए? तो रिकमेंडेशन होगी एक कमिटी की, एक सिलेक्शन कमिटी की, यानी एक समिति की रिकमेंडेशन होगी। कोई भी बात आपको समझ में ना आए, अगर कमिटी समझ में ना आए तो क्या है भाई, 4 लोग मिलकर, यानी प्रेसिडेंट अकेले ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट अकेले ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सीईसी या ईसी होगा, है ना? मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त कौन होगा, ये प्रेसिडेंट अकेले अपनी मर्जी से ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते। मतलब वो अगर चाहें तो किसी भी व्यक्ति को ऐसे बना दें, ऐसा नहीं होगा। उन्हें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। क्या प्रोसीजर होगा कि एक समिति बनाई जाएगी, एक चयन समिति बनाई जाएगी और उस चयन समिति की सिफारिश पर इन अपॉइंटमेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। इस चयन समिति में कौन होंगे, तो इस सिलेक्शन कमिटी में स्पेशली आपको ध्यान रखना है, प्राइम मिनिस्टर होंगे। प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक कैबिनेट मंत्री होगा, दूसरा ध्यान रखना है आपको, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। तीसरा आप सभी को ध्यान रखना है, विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, विपक्ष के नेता।
या फिर लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। एज इट इज इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है भाई, ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है। भाई मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट नहीं कर सकेंगे। कैसे करेंगे अपॉइंटमेंट फिर? तो अपॉइंटमेंट करने के लिए एक समिति बनाई गई। समिति में कुछ लोग होंगे और उन लोगों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि उस सिलेक्शन समिति में कौन-कौन होंगे। अब प्राइम मिनिस्टर, उस समिति में प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे, ठीक है? और इनकी सिफारिश पर अब ये समिति जो फैसला लेगी, जिस व्यक्ति के बारे में फैसला लेगी, उसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट क्या करेंगे? इलेक्शन कमिश्नर या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नामित करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी, इंडिया क्लेम्स टॉप स्पॉट इन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग, नाउ नंबर 1 इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। स्पेशली अगर बात करें इंडिया की टीम यानी भारतीय टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 हो गई। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 हो चुकी है। ना सिर्फ नंबर 1 है ये सिर्फ टेस्ट में, बल्कि टेस्ट के अलावा आपका वनडे क्रिकेट होता है, ओडीआई होता है और साथ ही साथ आपका टी20 होता है। टी20 आप सभी को पता है, ये 3 फॉर्मेट है, वनडे, टी20। तो इस तरह से तीनों फॉर्मेट में भारत फर्स्ट रैंक पर है। आप सभी को ये वाली बात पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए, बात करें रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है। भारत अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में शीर्ष पर है और 3 प्रारूपों टेस्ट, वनडे और टी20 में शीर्ष स्थान पर है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी स्टेट पीएससी, चाहे आप यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप महाराष्ट्र पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीजी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये पर्टिकुलर न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होनी चाहिए। ऑलरेडी मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि वन नेशन वन इलेक्शन कमिटी बनाई गई है और इसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दी है। क्या है भाई? बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। मैंने आपको बताया था इस पर क्या प्रश्न पूछा जाएगा इसके पहले, यानी 2023 में हम लोग जब करंट अफेयर्स की चर्चा कर रहे थे, तब हमने ये बताया था कि इसमें एक प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें अध्यक्ष कौन है इस कमेटी का? क्योंकि कमेटी बनाई गई है यानी समिति बनाई गई है, तो इस समिति का अध्यक्ष कौन है? तो समिति का अध्यक्ष आपको सभी को ध्यान रखना है, पूर्व प्रेसिडेंट या आप ऐसा कहें पूर्व पूर्व राष्ट्रपति, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। एज इट इज, ये पहली बात इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वन नेशन वन इलेक्शन की अगर आप बात करते हैं, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी कि स्पेशली क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है, क्योंकि आप सभी को थोड़े दिनों अभी पता होगा कि अभी थोड़े दिन पहले बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। क्या आपने नोटिस किया था, अगर आप मध्य प्रदेश में निवास कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में अभी थोड़े टाइम पहले ही, कुछ महीनों पहले ही विधानसभा के इलेक्शन हुए, विधानसभा के इलेक्शन हुए, विधानसभा के इलेक्शन हुए। इसी तरह से हमारे देश में अभी तक क्या सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सिंपल सी बात है कि 5 साल में अगर कोई भी चुनाव हो रहा है, 5 साल में एक बार चुनाव हो रहा है लोकसभा का। इसके बाद थोड़े-थोड़े महीनों के बाद कहीं न कहीं पूरे देश में विधानसभा के इलेक्शंस को आप ले लीजिए, चाहे आप स्पेशली पंचायत के इलेक्शंस को ले लीजिए या फिर आप लोकसभा, तो धीरे-धीरे करके आप ऐसा समझ पाएँगे कि साल भर में यानी 5 साल में बहुत बार इलेक्शंस होते हैं, बहुत बार इलेक्शन होते हैं, यानी पूरे देश में कहीं न कहीं इलेक्शन चल ही रहा होता है, माहौल वो बना होता है ना? इसी माहौल को खत्म करना है। क्यों खत्म करना है? उसका बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है जो कि आप सभी को भी समझ में आना चाहिए। समझ में क्या आना चाहिए भाई? समझ में ये आना चाहिए, जब पूरा देश हर टाइम यानी कि 5 साल की सरकार है, 5 साल की सरकार में हर जगह कोई एक सरकार इलेक्शन ही फेस करती रहेगी। यानी उस पर्टिकुलर पार्टी को अगर मान लेते हैं कोई सेंटर में एक पार्टी है जिसकी सरकार अभी चल रही है, वो हर जगह अलग-अलग राज्यों में इलेक्शन फेस कर रही है, तो हर बार क्या होगा?
खर्चा भी ज़्यादा लगेगा। पहली बात तो खर्च ज़्यादा लगेगा, प्लस टाइम लगेगा और साथ ही साथ वादे भी बहुत सारे करने पड़ते हैं भाई, वादे भी आप सभी को पता है बहुत सारे करने पड़ते हैं। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके के वादे हो रहे हैं। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना में 1000 रुपए की राशि दी जा रही है। इसके पहले आपने सुना होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना में 1250 राशि कर दी गई है। आप देख रहे हैं कि अलग-अलग तरीके के वादे हर बार सरकार को करने पड़ते हैं और कई बार ऐसा होता है और मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि कुछ-कुछ वादे पूरे नहीं हो पाते। क्या रीज़न है? क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि जो पैसे में कमी, खर्चा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, हर बार इलेक्शन अलग-अलग जगह होता रहता है, तो इलेक्शन में ऑब्वियस सी बात है कि खर्च बहुत ज़्यादा होता है और खर्च के कारण वो वादे पूरे नहीं हो पाते। साथ ही साथ जो एनर्जी स्पेशली जो टाइम लगना चाहिए था हमारे देश के विकास में, वो टाइम और एनर्जी पूरी तरह से किस पर केंद्रित हो जाती है? वो पूरा इलेक्शन पर केंद्रित हो जाता है ना? सब लोग जोर दे रहे होते हैं इलेक्शन पर। इससे क्या हुआ कि इससे होता ये है कि डेवलपमेंटल वर्क प्रभावित होते हैं। कोई भी डेवलपमेंट वर्क अगर चल रहा है और बीच में चुनाव आ गया तो वो डेवलपमेंट वर्क छोड़ दिया जाएगा और फिर चुनाव पर मतलब फोकस करने लगेगी सरकार। इसलिए इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए ये एक लोकसभा में प्रस्ताव रखा गया वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव अब रखा जाएगा। समिति किसकी थी? रामनाथ कोविंद जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। फिलहाल बात करते हैं यह रिपोर्ट 18,626 पृष्ठों की है और इसे हितधारकों, विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार विमर्श और 191 दिनों के शोध कार्य के बाद तैयार किया गया है। आप समझिए कितनी बड़ी रिपोर्ट है। इसके अलावा पैनल ने पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की, जिसके बाद 100 दिनों के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। यानी कि अब से स्पेशली ये जो कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की है, इसमें ये कहा गया है कि इसमें लोकसभा प्लस विधानसभा के विधानसभा के इलेक्शन सेम शेड्यूल पर यानी एक साथ करा लिए जाएँ। एक साथ करा लिया जाए और साथ ही साथ उसके बाद जैसे ही ये चुनाव कंप्लीट हो, उसके बाद 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव भी कंडक्ट हो जाएँ। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आनी चाहिए। इससे क्या होगा भाई एक साथ में एक ही बार जो पूरा टाइम और एनर्जी लगेगी, एक ही बार लगेगी, उसके बाद 5 साल तक सिर्फ सरकार क्या करेगी? आपके लिए काम करेगी, ऐसा कहना है नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट के द्वारा। 2 सितंबर 2023 को स्थापित समिति को लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा की जांच करने का काम सौंपा गया था। समिति को भारत के संविधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51 और अन्य संबंधित कानूनों में विशिष्ट संशोधन का प्रस्ताव देना था। स्पेशली कब स्थापित की गई थी? तो आपको ये ध्यान रखना है 2 सितंबर 2023 को ये स्थापित की गई थी ये समिति। इसके अलावा समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की शर्तों को समकालिक बनाने के लिए संविधान में अनुच्छेद 82 ए यानी इस समिति ने ये सिफारिश की है कि आर्टिकल 82 ए भी जोड़ दिया जाए संविधान में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस अनुच्छेद के लागू होने के बाद होने वाले आम चुनावों में गठित सभी राज्य विधानसभाएं लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाएंगी। यानी कि विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल एक साथ समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद लोकसभा और सभी विधानसभा के सभी आम चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे यानी सभी चुनाव एक साथ आयोजित किए जाने की बात की कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव, ये थीम है। चलिए इसके अलावा बात करें तो इसके अलावा क्या-क्या चीजें होने वाली हैं, तो इसके अलावा अगर बात करें तो अगर अविश्वास प्रस्ताव होता है मतलब कोई भी सरकार स्पेशली अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, मान लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट का कार्यकाल जैसे मान लेते हैं अब लागू हो चुका है वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो चुका है और स्टेट गवर्नमेंट ने नो कॉन्फिडेंस मोशन या सेंट्रल गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, तो जो नई सरकार बनेगी वो बचे हुए 5 साल मान लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट ने अपने 5 साल में 2 साल शासन किया तो बचा हुआ है 3 साल, तो जो बची हुई सरकार है नई सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जो आई है नई सरकार, तो वो सिर्फ 3 साल के लिए ही अब क्या होगा शासन करेगी। उसके बाद फिर से चुनाव होंगे, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि ओवरऑल बेसिस पर आप समझ सकते हैं कि 5 साल बाद चुनाव होगा ही और एक ही बार चुनाव होगा। अलग-अलग टाइम पर चुनाव नहीं होगा अब।
जहां लोकसभा के लिए नए चुनाव होते हैं, वहां सदन का कार्यकाल केवल सदन के पूर्ण कार्यकाल से ठीक पहले समाप्त हुई शेष अवधि के लिए होगा। बिल्कुल वही बात जो मैंने आपको बता दी। जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं, तो ऐसी नई विधानसभाएं जब तक कि जल्दी भंग ना हो जाएं, लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक जारी रहेंगी। अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में 83 और 172 में आर्टिकल, दोनों आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं जो कि किससे एसोसिएटेड है। 83 है सेंटर से एसोसिएटेड, और सेंटर से एसोसिएटेड है स्पेशली, और 172 स्टेट से एसोसिएटेड है। ध्यान रखना है, इसमें संशोधन की बात की गई है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा कोविंद साहब के पैनल में शामिल थे अमित शाह जी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता, पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। और 22वें विधि आयोग न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता ने इस मुद्दे की विस्तार से जांच की है, जिसने 2029 के आम चुनाव से एक साथ चुनाव करने का सुझाव दिया है, यानी कि 2029 से एक साथ चुनाव होने वाले हैं, यानी वन नेशन वन इलेक्शन का रूल स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपोजिशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी इज रिस्पांसिबल फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीईसी एनईसी। आप सभी को इसका जवाब कहां देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। हम लोग अब मिलेंगे अपने फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मुस्कुराते रहिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और साथ ही साथ आप चाहें तो इस सेशन को अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।